नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। तो शुरू करते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और इस वीडियो को देखते समय आप पेन कॉपी को लेकर जरूर बैठें, जिससे आपको जो भी जानकारी दी जाए आप अपने अनुसार उसे नोट करते जाएं। तो शुरू करते हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कब दिया था इन्होंने यह सिद्धांत? तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था 1896 से 1934 के बीच में। तो इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था वो दिया था 1896 से 1934 के बीच में। अब बात करते हैं कि कहाँ के रहने वाले थे। तो ये रहने वाले थे रूस के। तो ये जो वाइगोत्स्की हैं ये माने जाते हैं रूसी के मनोवैज्ञानिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहाँ के रहने वाले थे तो ये रूस के रहने वाले थे, रूसी मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। अब बात करते हैं इनके सिद्धांत के उपनाम की। तो ये सिद्धांत इस वीडियो में लिख नहीं पाए हैं, लेकिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठे होंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं। तो पहला है हमारा कि इनके सिद्धांत को हम कहते हैं भाषा का सिद्धांत। भाषा का सिद्धांत का है या इसी को हम कह सकते हैं वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत। तो वाइगोत्स्की का भाषा सिद्धांत ये हुआ आपका पहला उपनाम इनके सिद्धांत का। दूसरा है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत या फिर सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो दूसरा भी हो गया है। तीसरा है हमारा वाइगोत्स्की का अधिगम का सिद्धांत। तो तीसरा है आपका वाइगोत्स्की का अधिगम सिद्धांत या फिर केवल अधिगम का सिद्धांत भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको याद रखने के इनके सिद्धांत को हम भाषा सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं और अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो कहते ही हैं। ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? सन 1896 से सन 1934 के बीच में दिया था। अब बात करते हैं कि इन्होंने किस पर विशेष महत्व दिया है। तो इन्होंने जो विशेष रूप से बल दिया है वो दिया है भाषा पर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा को विशेष रूप से किसने महत्व दिया है या भाषा को विशेष रूप से किसने बल दिया है, तो वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। अब बात करते हैं इनकी परिभाषा की कि इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार है कि एक बालक सामाजिक वातावरण में रहते हुए भाषा के माध्यम से विकास या परिपक्वता की दिशा में मानसिक शक्तियों को प्राप्त करता है। दूसरी है हमारी इन्हीं के अनुसार है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया का मतलब होता है इंटरेक्शन। तो बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके सीखता है। तो इनका कहना है कि जो बच्चा सीखता है, कोई भी कार्य करना वो सीखता है, वो कैसे सीखता है? अपने समाज और संस्कृति से ही सीखता है। कहने का मतलब है कि समाज क्या होता है आपका? वो होता है आपका परिवार होता है, आपका परिवेश होता है। आप जिस परिवार में रहते हैं वही आपका समाज होता है, जिस परिवेश में आप रहते हैं वो भी आपका क्या है? समाज होता है। संस्कृति क्या है? संस्कृति होती है आपके आदर्श, जो आपके आदर्श होते हैं, जैसे कि अपनों से बड़े से नमस्ते करना। जैसे कि अपनों से जो बड़े होते हैं उनसे क्या करते हैं आप? नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं उन्हें। तो ये क्या होती है? आपकी संस्कृति है। ये कहाँ रहती है? संस्कृति का जन्म भी कहाँ होता है? ये होता है आपका समाज में। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि जो बच्चा है, बच्चा क्या करता है? अपने समाज और संस्कृति से ही सीखता है। जैसे जैसे समाज कार्य करता है, उस कार्य को देखते हुए ही बालक क्या है? सीखता है। अगर एक समाज अच्छे कामों को करता है तो बालक भी क्या है? वो सारे कामों को देखेगा और फिर वो भी क्या है? उसी काम को करने की और उसी तरीके से उस काम को करने की कोशिश करेगा।
तो इन्होंने कहा है कि जो बालक है वो किससे सीखता है, समाज और संस्कृति से सीखता है। इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, वो है कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि पहले भाषा का विकास होता है, मतलब कि पहले बालक सीखता है, इसके बाद ही उसका विकास होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि पहले बालक का विकास हो जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो सीखता है। मतलब भाषा का पहले क्या होता है, बालक का विकास होता है, उसके बाद बालक सीखता है। जबकि लेव वाइगोत्स्की कहते हैं कि पहले बालक क्या है, सीखता है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया करता है। सामाजिक अंतःक्रिया करता है मतलब कि वो सीख रहा है एक दूसरों से है, और बाद में उसका विकास होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि पहले बालक का विकास होता है, उसके बाद बालक क्या है, सीखता है। नेक्स्ट है हमारे, इनके अनुसार जो इन्होंने कुछ शब्दावली बताई है, कुछ शब्दों को बताया है जो पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं एक एक के बारे में। पहला है हमारा ZPD। ZPD का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन का मतलब होता है क्षेत्र, मतलब एरिया। प्रॉक्सिमल मतलब होता है संभाव्य, और डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। तो हिंदी में अगर पूरा नाम देखें तो ये होगा संभाव्य विकास क्षेत्र। संभाव्य का मतलब होता है कि जहाँ तक विकास होने की संभावना रहती है उसे ही कहते हैं संभाव्य। तो देखते हैं कि संभाव्य विकास क्षेत्र क्या है। तो संभाव्य विकास क्षेत्र है कि एक बालक जिस स्तर पर विकास करता है उस स्तर एवं उसके विकास के संभाव्य क्षेत्र के बीच के अंतर को ZPD कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक बालक का जिस स्तर पर भी वो विकास कर रहा है, अपना खुद का विकास जिस स्तर पर भी कर रहा है, वो स्तर और उसके विकास की संभावना जहाँ तक बनी हुई है कि ये बालक यहाँ तक विकास कर सकता है, तो उन दोनों के बीच के अंतर को हम कहते हैं ZPD। नेक्स्ट इन्होंने दूसरा शब्द दिया है, वो दिया है आत्मीय निजी संभाषण। तो आत्मीय निजी संभाषण क्या होता है, तो ये होता है कि एक बालक के द्वारा स्वयं से बातचीत करना ही क्या कहलाता है, आत्म संभाषण कहलाता है। मतलब कि जब बालक किसी काम को करने के लिए स्वयं से ही बातचीत करता है तो उसे ही कहते हैं आत्म संभाषण। और इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, उसके चिंतन एवं भाषा का विकास होता है। तो इससे उसके चिंतन का विकास होता है और भाषा का विकास होता है। तो हम यहाँ इमेज में देखते हैं। देखिए इमेज में क्या है, ये बालक क्या है, रेत से खेल रहा है। अब वो इस रेत से खेलते हुए वो सोच रहा है कि इस रेत से मैं क्या बनाऊं। तो वो क्या है, चिंतन कर रहा है। चिंतन करने के लिए किसका प्रयोग कर रहा है, भाषा का प्रयोग कर रहा है। जब वो चिंतन करता है और उसका भाषा का विकास होता है तो वो क्या है, ये सारे काम क्या है, खुद मन ही मन में सोच रहा है। चिंतन कैसे होता है, मन में होता है, और भाषा का विकास भी क्या है, अंदर ही अंदर होता है। कहने का मतलब कि जब बालक स्वयं के कार्यों को दिशा देने के लिए स्वयं से ही बातचीत करते हैं तो उसे ही कहते हैं आत्मीय निजी संभाषण। नेक्स्ट है हमारा स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग या इसी का दूसरा नाम है ढांचा निर्माण, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं स्कैफोल्डिंग। तो स्कैफोल्डिंग या स्कैफोल्डिंग या फिर ढांचा निर्माण, तीनों ही एक ही नाम है। तो बात करते हैं कि क्या है ये ढांचा निर्माण। विकास के संभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रत्यय है। तो इन्होंने ढांचा निर्माण को एक संप्रत्यय कहा है। नेक्स्ट है, एक बालक के शैक्षणिक वातावरण में कार्य व्यवहार का समर्थन इस प्रकार से करना कि वह स्वयं के लिए उस व्यवहार को प्रतिपुष्टि बना ले जिसके प्रभाव से वह उत्तम विकास को प्राप्त करे, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बालक किसी कार्य को कर रहा है तो उसका क्या है, पेरेंट्स को, माता पिता को, शिक्षक को क्या है, उसका समर्थन, उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसका सहारा बनना चाहिए। और जब आप उसका समर्थन या उसका सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, वो स्वयं के व्यवहार के लिए स्वयं को प्रतिपुष्टि देता है, मतलब कि फीडबैक देता है कि हाँ मैंने अच्छा कार्य किया है, तभी तो मुझे सब सहयोग कर रहे हैं। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि एक मैम है और मैम क्या कर रही है, इन बच्चों का सपोर्ट कर रही है इस कार्य को सीखने में। तो इससे क्या होता है, बालक के व्यवहार में
बालक के व्यवहार को प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है। इससे उसका क्या होता है, विकास होता है, जिसे इन्होंने क्या कहा है, स्कैफोल्डिंग कहा है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार परिभाषा कि संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण औजार है। ढांचा निर्माण का कार्य अस्थायी होता है, क्योंकि जब बालक किसी कार्य या ज्ञान अर्जन में पहल अपने शिक्षक, सहपाठियों या माता पिता की सहायता की जरूरत होती है, बाद में सहायता की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि जब बालक क्या है, किसी कार्य को सीखता है या किसी कार्य को करने की पहल करता है, तो उसमें क्या होता है कि शुरू में बालक को वो कार्य क्या है, उसे आता नहीं है। तो उसे कौन सिखाता है, वो सिखाता है उसे या तो उसके टीचर उसे सिखाएंगे कि उस कार्य को कैसे करना है, या उसके सहपाठी उसे बताएंगे कि इस कार्य को इस तरीके से करना है, या फिर क्या है, उसके पेरेंट्स उसके माता पिता उसे बताते हैं कि इस कार्य को इस तरीके से करना है। जब बालक उस कार्य को करने का तरीका सीख जाते हैं कि इस कार्य को इस तरीके से करना है, तो क्या है, उन बालकों को अब माता पिता की या शिक्षक की या सहपाठियों की ज़रूरत जो है वो कम होने लगती है। अब वो सोचते हैं कि अब मुझसे ये कार्य बन जाएगा, तो क्या है, ज़रूरत उनकी ज़रूरत क्या है, कम होती जाती है। तो हम यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। इमेज में मैम है जो बच्चों को क्या सिखा रही है, एक ज्ञान सिखा रही है कि इसे इस तरीके से सेट करना है। तो अब मैम ने क्या है, इन बच्चों को सिखा दिया कि इसे इस तरीके से सेट करना है। तो अब बच्चे भी क्या है, सीख गए हैं कि इसे इस तरीके से ही सेट किया जाता है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, आगे से जब भी इसे सेट करेंगे तो वो अब खुद से करने लगेंगे। अब उसे क्या है, मैम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैम को बताना नहीं पड़ेगा कि इसे इस तरीके से सेट करते हैं या इसे इस तरीके से बनाते हैं। अब बच्चे यहाँ क्या है, इस खेल को खुद ही खेलने लगेंगे। तो यही होता है आपका स्कैफोल्डिंग। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो यह उदाहरण है, एक छोटा बालक जो अभी तक चलना नहीं सीखा है, तो उसे माता पिता के सहयोग की आवश्यकता होती है। एकदम सही बात है कि छोटा बालक है अभी, अब उससे क्या है, चलते नहीं बनता है, तो उससे क्या है, माता पिता की आवश्यकता है। उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसे पड़ेगी माता पिता की ज़रूरत कि माता पिता उसे सिखाएंगे। कैसे सिखाते हैं माता पिता, उसे अंगुली या हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलना सिखाएंगे। कुछ समय बाद बालक स्वयं चलने लगता है, दौड़ने लगता है, तो माता पिता की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब बालक छोटा था तो उससे चलते नहीं बनता था, तो क्या है, उसके माता पिता उसका सहयोग करते थे, उसे अंगुली से पकड़कर चलना सिखाते थे। लेकिन अब क्या है, बालक दौड़ने लगा है, इसीलिए माता पिता की यहाँ ज़रूरत अब नहीं पड़ती है। कहने का तात्पर्य है कि कक्षा में जब शिक्षक कोई नई विषय वस्तु बालक को पढ़ाएगा, तो शिक्षक को ज़्यादा निर्देश देने पड़ेंगे तथा संवाद भी ज़्यादा करना पड़ेगा। जब बालक विषय वस्तु को सीख जाता है, तो निर्देशों एवं संवाद में कमी आने लगती है और बच्चा कार्य अपने आप करने लगता है। तो कहने का मतलब है कि कक्षा में जब भी शिक्षक क्या है, कोई नई विषय वस्तु को पढ़ाते हैं बालक को, तो क्या है, शुरू में शिक्षक को बहुत ही ज़्यादा निर्देश देने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा संवाद करना पड़ता है अपने स्टूडेंटों से। लेकिन बाद में क्या होता है, जब बालक उस विषय वस्तु को सीख जाते हैं, तो टीचर को क्या है, निर्देश कम देने पड़ते हैं, उन्हें कम बताना पड़ता है, उन्हें कम समझाना पड़ता है, और बालक क्या है, उस कार्य को अपने आप ही उसके बाद बालक उस कार्य को अपने आप ही करने लगते हैं। तो यही होता है आपका स्कैफोल्डिंग। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय पर नोटिफिकेशन पाते रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी फैमिली को भी स्वस्थ रखें।